सभी लोग इस चीजों पर नहीं, एक प्रॉब्लम फोकस तो ये करें। भी है ना सर, पर्सनल कि मैं यहाँ की रहने वाली बहू हूँ, तो सब अच्छा। ये बोलते हैं, जैसे मैं किसी भी अधिकार के लिए बात करती हूँ तो ये बोलते हैं ज्यादा पढ़ रही है, पढ़िए। ये भी बात सही है, सही कह रहे हो, ऐसा भी होता है समाज में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इस पे बातचीत करेंगे बाद में। यहाँ पर पहले एक चीज करते हैं, क्वेश्चनों पर चर्चा। आज मुझे ये क्वेश्चंस फिनिश करने हैं, कुल 75 क्वेश्चंस हैं। आज मैं 49 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें, और हमें 75 आज टोटल कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, ये सवाल जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है, चाहे वो DSSB का हो, चाहे वो UGC नेट का हो, या आप उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस हो, इन सभी में आप लोगों के ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। तो जरा एक बार जवाब दीजिए, इस सही जवाब क्या होगा जहां पर बात हो रही है शिक्षा का अधिकार। 21 बिल्कुल सही जवाब सी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 21 का आ आपको दर्शाता है शिक्षा के अधिकार को लेकर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद जो 14 दिया गया है, इस चीज को भी आप थोड़ा सा समझे रखिएगा। आर्टिकल 14 से भी परीक्षाओं में सवाल बनते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं। और 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समता की बात क्या बोलता है? हाँ, कानून के जो समक्ष अगर बात की जाती है तो वहां पर बात आती है समानता की, कानून के समक्ष समानता की। जब बात हम लोग 15 की आर्टिकल की करते हैं तो आप लोगों ने सुना भी होगा नाम, धर्म को लेकर अगर हम बात करें, या मैं आपसे मूल वंश की बात करूं, मूल वंश की बात करूं, या मैं आप लोगों से लिंग की बात करूं, या मैं आप लोगों से जन्म स्थान के आधार पर बात करूं, तो आप लोग सीधा कहते हैं इसके आधार पर भेदभाव का क्या है? निषेध है। भेदभाव का क्या है? निषेध है। और ये आपका क्या बताता है? अनुच्छेद 15 बताता है। लेकिन जब मैं आप लोगों से अनुच्छेद 16 की बात करता हूं तो वहां पर आप लोगों ने नाम सुना है सार्वजनिक रोजगार को लेकर। किसको लेकर? सार्वजनिक रोजगार को लेकर। और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की जब समानता की बात होती है तो वह अनुच्छेद 16 होता है। जब अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा अस्पृश्यता का नियम या कानून, या इस तरीके की छुआछूत वगैरह से निषेध की बात, या छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की जाती है। ठीक है, किसकी बात की जाती है? उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त या कमी। ठीक है, उसके बाद उपाधि की अंत की बात करता हूं, या उपाधियों की अंत की बात करता हूं, तो वह अनुच्छेद आपको दर्शाता है 18। अब समझिएगा थोड़ा सा आप सभी लोग, जो अनुच्छेद 14 है वो कानून के समक्ष समता से, या बेसिकली ब्रिटिश संविधान से लिया गया। और ब्रिटिश संविधान से जब ली गई तो वह एक नकारात्मक अवधारणा ली गई। कौन सा लिया गया? ये जो 14 आप देख रहे हैं, जो 14 नंबर आप यहां पर टच आपको कर रहा है, ये आपको बता दूं इंग्लैंड यानी ब्रिटिश का संविधान से लिया गया। और वो भी किस परिप्रेक्ष्य में? तो नकारात्मकता की अवधारणा में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यह अवधारणा बेसिकली कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, इसका मतलब यही था। तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से राज्य के कानून के अधीन किया जाना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेषाधिकार नहीं देना चाहिए। आप कोई पर्टिकुलर, आप सोचो कि अगर कोई एक व्यक्ति आपको लगा भाई ठीक ठाक लगा, आपका रिश्तेदार लगा, तो आप उसके पक्ष पर बात करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आपको बताता है अनुच्छेद 14। लेकिन जब बात मैं करता हूं कानून का समान संरक्षण, यही 14 का ही पार्ट है। 14 का ही पार्ट है कानून का संरक्षण को लेकर। अब ध्यान से सुनिए इसमें भी। तो जब बात करता है कानून का समान संरक्षण पर, तो यह बेसिकली अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। तो अगर यह यूके से नकारात्मक है तो यूएसए से ये क्या था? सकारात्मक अवधारणा थी। तो दो चीजें यहां पर बनती है। ये प्रश्न भी अपने आप में बनता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब कानून के समक्ष समता की बात होती है तो वह नकारात्मकता के भाव में ब्रिटिश की भूमिका होती है। जब कानून का संरक्षण की बात होती है, समान संरक्षण की बात होती है, तो वो चीजें यूएसए अमेरिका से लिया गया है, वह सकारात्मक अवधारणा है। मतलब समान रूप से स्थित सभी व्यक्ति के लिए समान कानून समान रूप से लागू होने चाहिए, ये आपको बताता है सकारात्मकता का परिप्रेक्ष्य। ठीक है। अच्छा, 15 के अंतर्गत भी कई पार्ट है, मैं चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ में नहीं आया, मतलब नकारात्मक क्यों? नकारात्मकता का मतलब इसलिए बोला गया कि अगर आप किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पर बल देते हो, है ना, व्यक्ति
विशेष पर बल देते हो तो ये नकारात्मकता हुआ कि नहीं हुआ? आपको अगर लगा कि भाई ये बंदा हमारे जानकार का, इसको नौकरी मिल जानी चाहिए एम्स में, इसको नौकरी मिल जानी चाहिए डीएसएसबी में, इसको नौकरी मिल जानी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये नकारात्मकता हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अगर आप लोक सेवक के रूप में है, आप अगर अच्छे पोस्ट पर है और आपने किसी का क्या क्या रेफर किया और उसके आधार पे काम करते हो, तो वो नकारात्मकता का भाव होता है। तो बेसिकली ब्रिटिश ने कहा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ये सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से राज्य के कानून के अधीन किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कानून के शासन में आपको बता दूं कि एक जो है डीसीएन अवधारणा के बराबर जिसका ब्रिटेन ने पालन किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी भारतीय संविधान की मूल विशेषता के रूप में इसको फिर क्या कर दिया, समानता के रूप में घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके से इसको समझिएगा। नकारात्मकता का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष पर बल देना, और ये कहता है नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की बात होती है। लेकिन जब बात हम करते हैं 15 में, तो 15 में कई भाग है। एक तो 15 का एक है, मैं कीवर्ड लिखूंगा, वही कीवर्ड आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया कि राज्य नागरिकों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने के लिए तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को सख्ती से मनाही होगा। चलो ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहां पे कि राज्य को नागरिकों के साथ प्रतिकूल व्यवहार, किसके साथ, ये कीवर्ड लिख रहा हूं, नागरिकों के साथ। ठीक है, किसके साथ, नागरिकों के साथ। ठीक है, नागरिकों के साथ क्या, प्रतिकूल व्यवहार, क्या, प्रतिकूल व्यवहार। यह दर्शाया 15 का एक। 15 का दो, 15 का दो में एक बताया गया कि राज्य और व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी दिव्यांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त या अधीन को प्रतिबंधित करता है। अब मान लीजिए दिव्यांगता है, उसके दायित्व है, ठीक है, इसके आधार पे आप कोई चीज कर रहे होते हैं तो वह एक प्रकार से क्या करता है, प्रतिबंध करता है। समानता की बात होती है भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, आप दिव्यांग देखे कि भाई उस पे उसको शर्त लगा दिया भाई कि आपके लिए ये होगा नहीं, आप ये चीजें फॉलो करो तभी आपका ये काम कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक प्रकार से, जैसे अगर आपने कहा कि भाई इस 15 के 2 में आपको बता दूं, चाहे वो कुआं हो, चाहे तालाब, चाहे स्नान घर, चाहे सड़क, चाहे सार्वजनिक कोई भी सपोर्ट कोई चीज है तो उसका उपयोग आप कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में नहीं जाओगे, आप शेड्यूल कास्ट के हो, आप एसटी हो, आप जनजाति हो, आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, ये नहीं है। ये कहता है भैया कि आप सब जगह जा सकते हो, है ना। दुकान है, सार्वजनिक रेस्तरा है, फिर होटल है, फिर सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, आप वहां पर पहुंच सकते हो, नो डाउट। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे रिलेट कराता है सार्वजनिक, तो ध्यान सुनिएगा, सार्वजनिक स्थल पर आप जा सकते हो। ठीक है, स्थल पर आप जा सकते हो, तो इस पर एक प्रकार से अगर आप रोकते हो तो ये प्रतिबंध करने की बात करता है। ये 15 का 2 है। ठीक है, यहां पर देखो कीवर्ड लिख रहा हूं, कीवर्ड से ही आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। यही कीवर्ड आपके सहायता करते हैं परीक्षा में। ठीक है, 15 का 3, 15 का 3 आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी या कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कोई जरूरी नहीं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं में ये देखने को मिलता है। 15 का 3, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। जब महिला की बात हो, जब बच्चों की बात हो तो उसके लिए विशेष प्रावधान की बात करता है 15 का 3। उसके बाद 15 का आपका आता है 4, जब यहाँ पे नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति की बात होती है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान की बात होती है तो यहाँ पे 15 का 4 जिक्र होता है। तो मैं कहूंगा एसटी लिखिएगा, ओबली करके एससी लिखिएगा, ओबली करके ओबीसी लिख दीजिएगा, और इनके बाद आप डैश मारिए और लिखिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से, सामाजिक प्लस में शैक्षिक रूप मेंशन करिए, और कहिए कि इन रूप से जो पिछड़े लोग हैं इनको क्या करता है, ये प्रावधान देता है, समाज के रूप में देता है और शिक्षा के रूप में भी देता है। आप एजुकेशन को प्राप्त जो है कर सकते हैं। पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो सीरियल में देखा है चंद्रगुप्त मौर्य में, तो वहां पे जो है जो निचली कास्ट के हुआ करते थे उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था। यहां तक कि आपने महाभारत में भी देखा होगा, कर्ण को सूत पुत्र मानने की वजह से उनको भी युद्ध कौशल नहीं सीखने को मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये चीजें बताता है 15 का 4 कि भाई आप कहीं पर भी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो, समाज के परिप्रेक्ष्य में जो भी चीजें आपके अधिकार आ रहे हैं उसको भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये भी आ चुका है 15 का 4 भी। ठीक है, तो इसके आधार पर आप 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन एक बार क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 21। हालांकि अनुच्छेद 21 भी आप लोग इससे संबंधित है कि जहां मैंने आपको बताया था किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की विधि की
जो है स्थापित प्रक्रिया को जारी कर रही हो तो उसके ही अनुसार कहा गया कि वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि मनमानी कर्म जो है कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध है। तो जब भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की विधि की बात हो तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए कि अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 16 के बारे में अभी अभी मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया है, जो समानता के अधिकार को बताता था। ठीक है, 16 सार्वजनिक रोजगार में व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता बता रहा होता है। ठीक है, तो इसमें भी कई पार्ट है 16 के अंतर्गत भी। ठीक है, जो 16 का एक है वो कहता है भारत के सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक कार्यालय में रोजगार की नियुक्ति होगी, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप जो है कार्यालय में अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आप वहां पे काम नहीं कर सकते, इसका मतलब नहीं। ठीक है, तो 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां तो बेट जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी आप लोगों ने सही जवाब मुझे बताया है 21 का 1। क्वेश्चन 50 जी, हमने 48 क्वेश्चन भी नहीं किया था। कौन सा नहीं किया था? कल हमने 47 तक किया था। ओके ओके, 48 नहीं किया था। ओके, मुझे चलो कोई बात नहीं, 48 कर लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना होता है। देखिए, मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पर ये स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए? आपका ये स्टेटमेंट कैसे गलत होना चाहिए बताइए कि शिक्षा का निजीकरण। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, बात सुनिए, एक बात सुनिए। शिक्षा का निजीकरण का मतलब प्राइवेट, आप समझ रहे होंगे। तो शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नत करना है, तो क्या निजीकरण वाली परिप्रेक्ष्य में अलग बात होगी, वो शिक्षा की गुणवत्ता की बात नहीं करेगा। क्या केवल प्राइवेट वाले ही गवर्नमेंट वाली प्रक्रिया में ही होती है? निजीकरण में भी तो होता है ना ये बात। तो भाई प्राइवेट स्कूल क्यों ओपन हो रहे हैं? प्राइवेट स्कूल इसीलिए ओपन हो रहा है शिक्षा की गुणवत्ता पर बल देना, तो आप गलत नहीं कह सकते उसको, है ना। दोनों बात यहाँ पे कॉमन होती है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं कारण पे बात करता हूं कि शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप शैक्षिक संस्थानों का छत्रक विकास हुआ है, देखिए ये भी करेक्ट है। निजीकरण से छत्रक विकास हुआ है। स्टूडेंट छत्रक का मतलब हाँ हाँ। सर वो चारों छत्रक यानी चारों तरफ विकास। एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश में और आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। रिजल्टेड इनटू द जो है मशरूम ग्रोथ इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ, अच्छा, इसका जो तात्पर्य यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है मशरूम, है ना, मशरूम ग्रोथ। ये मशरूम क्या चीजें होती हैं? मशरूम का जो भाव या अस्पष्ट होता है वो किस चीजों को दर्शाता है? बताएं एक बार प्लीज, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक शब्द यहां जो रिप्रेजेंट होता है वो छत्रक शब्द यहां पे रिलेट कराया गया है। और छत्रक का भाव क्या होगा? यानी अगर मैं आप लोगों से इसके अंतर्गत बात करूं, जैसे बिलीव मतलब विश्वास, बिलीव का मतलब विश्वास, छत्रक का मतलब एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो इसका जो अर्थ बनता है विश्वास से ही, बिलीव ही आप यहां पे कह सकते हो, बिलीव यहां पर आप बोल सकते हो, विश्वास आप बोल सकते हो। ठीक है, छत्रक। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि विश्वास से ही बेसिकली क्या होता है, आप ये चीज ध्यान दीजिए, शिक्षा के निजीकरण से ही शैक्षिक संस्थानों का विश्वास से ही विकास होता है, बच्चों का या शिक्षा का एजुकेशन को लेकर। या मैं आपसे कहूं यहां पर कि जो छत्रक शब्द है, उस छत्रक शब्द को सीधा सीधा से रिलेट करिएगा आप सभी लोग बिलीव से। ठीक है, बिहेव से भी आप बता सकते हो, एक प्रकार से उसके बिहेवियर को भी बता सकते हो, बिलीव मतलब विश्वास को भी बता सकते हो। सडन डेवलपमेंट, एकदम से डेवलपमेंट होना। हाँ, एकदम से भी डेवलपमेंट को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो भी कर रहा है उसका चाहूँ और विकास, यानी फिजिकली मेंटली सभी प्रकार के विकास से बात कर रहा है सर वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा हनीकॉम्ब करके। हनीकॉम्ब समझते हो? कितने लोग जानते हो हनीकॉम्ब? नहीं जानते। नहीं, आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता जानते हो? हाँ, मधुमक्खी का छत्ता। तो जो हनीकॉम्ब यहाँ पे वो चीज है, मतलब आप जो तात्पर्य बताया जा रहा है कि संपूर्णता के रूप में शैक्षिक संस्थान में जो भी कोई बात होगी, छत्रक का मतलब,
तो ये संपूर्ण जिसे उस जिस तरीके से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है टोटली एक चीजों को रिप्रेजेंट मतलब एक यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या एक रिप्रेजेंट करता है? एक यूनिटी को। हम किसी एकल पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग संपूर्णता पे बात करते हैं। तो संपूर्णता शब्द बिलीव, बिहेवियर जैसे शब्दों के साथ साथ छत्रक शब्द को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कहूंगा कि जो शिक्षा का निजीकरण का स्वरूप होता है शैक्षिक संस्थानों में चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास की तरफ प्रक्रिया करती है, और ये बात करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना उद्देश्य बन जाता है। शैक्षिक संस्थानों का चौमुखी विकास करना या छत्रक का विकास करना या बच्चों का विकास करना इसका भी एक पार्ट बन जाता है। यहां इस वजह से इसकी जो है व्याख्या नहीं होगी, लेकिन दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन आप यहां पर लगाइएगा, बी वाला ऑप्शन। ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का विकास जो है सही व्याख्या नहीं करता है। निजी संस्थानों के खुलने से शिक्षा का जो क्षेत्र होता है, सभी लोग सुन लीजिए, प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न करता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या होती है? गुणवत्ता सुधार होती है ना? क्योंकि सरकार द्वारा संचालित जो भी उद्यम, जो भी प्रक्रम होते हैं, जो एक निजी कंपनी या उद्यमी द्वारा संचालित किया जाता है, या उसे आप हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में आप निजीकरण का भी पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि दोनों करेक्ट हैं इसकी, परंतु व्याख्या मत लगाइएगा क्योंकि गलत हो जाएगा व्याख्या में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 48 वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज एक बार फिर से पूछिए, मैं फिर से बता देता हूं। सर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है सर, ऐसा कि स्टेटमेंट में वो ये बोल रहा है शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य सर, और फिर यहाँ पे भी बोल रहा है शिक्षा के निजीकरण के फलस्वरूप, मतलब दोनों मेरे को थोड़ा सही लग रहा है। देखिए, शिक्षा के निजीकरण का जो उद्देश्य है मैम, वो शिक्षा का गुणवत्ता का उन्नत करना होता है, ये बात करेक्ट है। शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप ही अगर मैं बात करूं तो उसके शैक्षिक संस्थानों का छत्रक विकास भी हुआ है। कारण ये था कि सरकार के द्वारा संचालित उद्यम और प्रक्रम और निजी जैसे कंपनियां, तो यहाँ पे जो शिक्षा के निजीकरण के लिए जो शैक्षिक संस्थान में छत्रक का विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं वोकेशनल चीजों को जोड़ा है। सर यहाँ पे कुछ क्लियर कीजिए तो सर, शिक्षा का सिर्फ सब शिक्षा का निजीकरण इतना सर क्लियर कीजिए तो, शिक्षा का निजीकरण सर। शिक्षा का निजीकरण होता है शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नत करना। शिक्षा का निजीकरण का मतलब होता है शिक्षा का गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, उसकी रचनात्मक एक्टिविटी बढ़ाना। प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाएंगे तो नए टेक्निकरण में अगर आपको बताऊं तो वहां पे उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने की, ताकि बच्चे सीख सके, इस तरीके की शिक्षा को ले आना है ताकि बच्चों की मातृभाषा में सिखाएं, मातृभाषा में उसको पढ़ाएं, और ताकि वो बच्चे उस चीजों को सीख सके, उसकी ही लैंग्वेज में सिखाएं, और नई नई क्रिएटिविटी ले आए, नई नई एक्टिविटी लेकर आए। वही निजीकरण है, वही शिक्षा का निजीकरण है। शिक्षा का निजीकरण सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई वो अलग पार्ट नहीं मेंशन किया गया है कि कुछ अलग है, परंतु आप ये जरूर कह सकते हो कि शिक्षा का निजीकरण में उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटीज को बढ़ाना देना। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी मतलब बढ़ावा। शिक्षा वही एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप इस प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं। सर एक्चुअली ये बात मेरी सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी लोग, ध्यान से, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अपनी भाषा में समझाइए। हाँ, अब समझिए यहाँ पर सभी लोग। देखिए, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं शिक्षा यानी एजुकेशन, और इस एजुकेशन की प्रक्रिया में जब मैं बात कोई निजीकरण से कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, ये कहता है कि एक ऐसी सेवाएं, या इसका जो मीनिंग बनता है वो मीनिंग बनता है कि सेवाओं के राज्य के स्वामित्व, और मुझे मालूम है स्वामित्व का मतलब जानते, जो मालिक वगैरह होता है, इस स्वामित्व से, ठीक है, कंपनियों में स्वामित्व के हस्तांतरण से है, कंपनियों में स्वामित्व के हस्तांतरण से है। कहने का जो भाव है मेरा, अगर मैं आपसे बात करूं हस्तांतरण को लेकर, तो ये एक परिवर्तन से है, या एक परिवर्तन से है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि जो निजीकरण का परिप्रेक्ष्य होता है, आपने क्या किया, आपने एक स्कूल खोला, अब इस स्कूल में आपको जैसे क्या करना है कि चेंजेस करना है, यानी बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं आप। परिवर्तन ये होता है कि बच्चे की नीड आपने देखा, नीड के आधार पर आपने क्या किया, परिवर्तन किया, भाई बच्चा इसी तरीके से सीख सकता है,
कोई बच्चा हो सकता है भाई उसे जो है ओरल तरीके से ना समझ में आए, तो उसको आपने विजुअल रूप में भी दिखाया, विजुअल तरीके से आपने पढ़ाया, तो ये क्या हुआ, इसकी गुणवत्ता बढ़ाई आपने। ये एजुकेशन की गुणवत्ता है आपने, क्योंकि पहले आपने ओरल समझा रहे थे, अब वो विजुअल आ गया, सारा देख कर आप करा रहे हैं, उसको आपने फिर अवसर दे दिया कि ले बेटा आप तू स्वतः कर इस चीज को, इंडिपेंडेंट करके दिखाओ, तो इसको अवसर मिला और अवसर से किया। तो ये शिक्षा का निजीकरण है। एक प्रकार से आप उसे एक एक करके उन चीजों को समझा रहे हैं और उसको दे रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए, तो वो करके उस चीजों को सीख रहा है। और जब कोई चीजें करके सीखता है तो उस संबंध में हम लोग कहते हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। गुणवत्ता में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो शिक्षा की गुणवत्ता बेसिकली क्या करता है, एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जो पहले से सरकार द्वारा कोई मान लीजिए संचालित हो या प्रतिबंधित संस्था हो, जो किसी निजी संस्थान को संचालन या प्रबंध हेतु क्या हो रही है, हस्तांतरित की जा रही हो या उसको बदला जा रहा हो। संस्थान को संचालन या प्रबंधन हेतु हस्तांतरित कर दिया जाने वाली प्रक्रिया में ही हम उस संबंध में निजीकरण को रिलेट कराते हैं, है ना, निजीकरण को रिलेट करते हैं। अब पुरानी चीजों को आप पहले देखो, ईसाई मिशनरियों के माध्यम से स्कूल चलता था, क्या आज भी वही चल रहा है? पहले आप बताओ, आप लोग जानते होंगे सभी लोग, पहले कॉपी किताब हुआ कर नहीं करता था। पहले लोग जाकर क्या करते थे, पहले लोग जाते थे ओरली सीखते थे, है ना। कभी आपने कॉपी किताब बैग वगैरह देखा नहीं होगा, है ना। पूरी हिस्ट्री आप उठा के देखो, हाँ हिस्ट्री वगैरह उठा के देखेंगे तो वो चीजें थी। तो यहाँ पे निजीकरण का मतलब आप उसकी शिक्षा की क्वालिटीज में उन्नत कर रहे हो। अच्छा बात तो ठीक है ये। दूसरा कह रहा है कि भाई शिक्षा स्लेट होती थी पहले, अरे उससे पहले की बात कर रहा हूँ, स्लेट से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, स्लेट तो बाद में आया, उससे पहले क्या बात करो। जिस समय अगर मैं आप चले जाओ महाभारत वगैरह में, श्री रामचंद्र जी किस तरीके से एजुकेशन स्लेट पे थोड़ी लिखे थे, है ना। तो वहां से बोल के सुना देते हाँ उनको गुरुकुल भेजा जाता था। वो क्या करते थे, वो बोलकर जो गुरु बोलते थे वो सुनते थे और वहीं से वो शिक्षा लेते थे उस तरीके से। अभी दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। नहीं अब अभी आप अगर हम बात करें जो नई एजुकेशन पॉलिसीज आ रही है उसमें अलग परिवर्तन हुआ है, अलग तरीके से देख रहे हो आप किस तरीके से 1986 से जब आया, है ना, उसके बाद कितने परिवर्तन हुए, नए नए तरीके से लोगों को पढ़ाया जाए। ठीक है, आज आप लोग देख रहे हैं 2020 में भी जो है आप नई एजुकेशन पॉलिसीज आई, उसमें भी नए परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन वो चीजें हो रही हैं। तो यह स्टेटमेंट तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी लोगों को लग रहा होगा कि पहला स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट है, लेकिन अब दूसरे स्टेटमेंट को देख लीजिए। कहता है कि शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप जो शैक्षिक संस्थानों का छत्रक विकास हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार से कि शैक्षिक संस्थानों में जो शिक्षा के निजीकरण के माध्यम से ही क्या हुआ कि जो संस्थाएं थी, जो संघ थे, जो इंस्टीट्यूट थे एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में, उनमें उनका सर्वांगीण विकास हुआ है, उनमें उनका सर्वांगीण विकास हुआ है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि उस परिवर्तन में हमें क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में बच्चे नहीं सीख पा रहे। अब बगल से क्या जा रही, भाई बाइक जा रही है, रोड जा रहा है, तो आप शीशा लगा दीजिए वहां पे जो अंदर आवाज ना जाए, ताकि बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे छोटा भीम का पोस्टर लगा दिया और भी पोस्टर लगा दिया उस क्लासरूम में, ठीक है, तो बच्चों का जो अटेंशन है वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, बाधा बन रहा है बच्चों के अटेंशन के लिए। आप उस पोस्टर को हटा दीजिए ताकि बच्चों से बार बार देखे नहीं, एकदम क्लासरूम को एकदम प्लेन रखिए आप सभी लोग, है ना, ताकि वो बच्चों का जो अटेंशन है वो आपकी तरफ हो। तो इस तरीके से इसके परिणाम स्वरूप शैक्षिक संस्थानों का छत्रक विकास हो। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डेवलप हुआ है। तो इस तरीके से आप ये भी स्टेटमेंट कहोगे कि भाई करेक्ट है, ये भी ऐसा हुआ है, और इस तरीके से दोनों करेक्ट हैं। परंतु इसका जो है व्याख्या नहीं है कि शैक्षिक संस्थानों में जो छत्रक का विकास हुआ है, इस छत्रक का विकास मतलब संस्थान रिलेट कराई। अब इस संस्था का मीनिंग ये नहीं था कि भाई शिक्षा की गुणवत्ता की थे, ये तो एटमोस्फियर चीजों को रिलेट करा, ये शैक्षिक संस्थानों को रिलेट करा रहा था। अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता कि ये जो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए है, तो उन शिक्षा की गुणवत्ता की वजह क्या है, वजह हम अगर कारण में दर्शाते कि इस वजह से ये हुआ, तब हम ये कहते कि भाई सही था, तब इसकी व्याख्या होती, अदरवाइज व्याख्या नहीं थी। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। चलो अब तो उम्मीद करता हूं कि शायद समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि जहां तक शिशु स्त्रीलिंग, अब शिशु स्त्रीलिंग शब्द रिलेट कराया है,
देखिए, जहां तक शिशु स्त्रीलिंग लिंग अनुपात की बात है, अब इस अनुपात की बात क्या कहता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी संकट की स्थिति नहीं है, किसी संकट की स्थिति नहीं है। चलिए ठीक है। फिर कहता है कि मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, भारत का मैप शायद आप इस तरीके से जानते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। आप वर्ल्ड को भी देख सकते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि पर्टिकुलर भारत का नहीं सोचा यहाँ पे। फिर भी अगर आप इंडिया का मैप बनाते हैं तो आप उस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये ऊपर का नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ होता है, राइट साइड का ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड का क्या हो जाता है आपका वेस्ट हो जाता है। प्रश्न है उत्तर पूर्वी वाला। अब इतने जो उत्तर पूर्वी वाला एरिया ये वाला है, इस एरिया को आप ये नहीं केवल इंडिया के परिपेक्ष में कि यहाँ भारत है, जितने भी मैप में जितने भी कंट्रीज वगैरह आ रहे होंगे, चाइना वगैरह जो भी चीजें इसके एरिया में आ रहे होंगे, उन चीजों के लेकर सोचना है। तो क्या उन जगह पर स्त्री का लिंग अनुपात की बात उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी संकट की स्थिति नहीं है? अगर नहीं है तो बताना है कारण के रूप में। कह रहा है यहां पे कि क्योंकि इन राज्यों में स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई है। आपको बता दूं, उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्तमान समय में, आज के समय में स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है। अच्छा, अब ये मत सोचिए कि केवल उत्तर पूर्वी में दिया जा रहा, साउथ और ईस्ट वगैरह को छोड़ दिया जा रहा है, सब जगह है। परंतु हमें सोचना प्रश्न के आधार पे है, सब प्रश्न के आधार पे सोचना है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर इन राज्यों में स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई है, और आज उत्तर पूर्वी में अगर बात करें तो स्त्री शिक्षा पे अधिक बल दिया, जिससे स्त्रियों की शिक्षा की दर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और स्त्रियों का एजुकेशन एज अ सामान्य सोचो, आप लोग सामान्य बात मैं कह रहा हूं, सोचो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अब पहले की अपेक्षा आज के समय में स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है? हुई है सर। हुई है। तो अच्छा, अब ये बात तो कारण आपको सत्य है, यानी ये सत्य हुआ। अब बात करते हैं कथन पे। कहता है कि स्त्रीलिंग लिंग अनुपात की बात उत्तर पूर्वी राज्यों के किसी भी संकट की स्थिति में नहीं है। और जब जाहिर सी बात है 2012 का पेपर, क्या आपको लगता है कि उत्तर पूर्वी एरिया में संकट होगा? नहीं ना, नहीं होगा ना। ऐसा लगता है ना आपको कि भाई नहीं होगा, वैसे स्त्री शिक्षा को लेकर बात की जाए तो लिंगानुपात को लेकर बात की सर होगा उस टाइम पे तो ऐसे इतना फीमेल क्रिटिसाइड हो रहा था बहुत ज्यादा। देखो 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 देखो, मैं आपसे बता रहा हूं, ये बात सत्य है, ये बात करेक्ट है कि ऐसा हो सकता है, मे बी। ऐसे मैं कह नहीं रहा हूं कि नहीं होगा, हो सकता है, मे बी। इस तरीके की बातें होती रहती हैं और चलती भी रहती हैं, आप इस बात से सहमत होना चाहिए था। लेकिन आज अगर हम बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी संकट की स्थिति में नहीं है ना, नहीं है। तो आपको बता दूं, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, है ना लोग। अब देखो, मैं आपसे कहूं तो इसका मतलब नहीं, आज भी ऐसी, आज के समय में अगर मैं बात करूं तो आज भी ऐसा है। लेकिन हमें किताबी बात, लैंग्वेज में बात करनी है, हमें समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करना है, सरकार के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से एग्जाम एनटीए ले रहा है या यूजीसी ने लिया, उसके परिप्रेक्ष्य में बात करना है ना, हमें उस तरीके से बात करना है। हाँ, तो कह रहा है कि जहां तक शिशु स्त्रीलिंग लिंग अनुपात की बात है, वो उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी संकट की स्थिति में नहीं है, तो नहीं है। और ये बात करेक्ट है। अब बताओ कहां पे होता है भैया कि लिंग अनुपात? अब अगर आप कर देते हैं जांच, लिंग की अगर आप जांच कर देते हैं, तो यहां तक कि उसका क्या हो जाता है कि लाइसेंस रद्द हो जाता है, उसको सजा ऊपर से दी गई है, ये बात आप जानते हैं। तो बताइए ये बात कहां हुई कि लिंग अनुपात के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी संकट की स्थिति में नहीं है, किसी संकट की स्थिति में नहीं है। और ये बात करेक्ट अब नहीं है। ये अलग बात है कि ये कंडीशन जो आप समस्याएं देखते रहते हैं, ये समस्याएं होती रहती हैं, ठीक है, ये सामान्य सी बातें हैं। लेकिन हमें किताब में ये चीजें नहीं, क्योंकि हमने भाई सशक्तिकरण की तरफ बढ़ावा दिया है महिलाओं को, है ना। लोग अब लिंग अनुपात को रोकने की भी बात किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये कार्य हमारा चल रहा है ना, प्रोग्रेस पे है ना। तो मैं इसलिए कहूंगा कि ये स्टेटमेंट आपका अभिकथन भी सत्य है और ये भी सत्य है। दोनों स्टेटमेंट आपके सत्य हैं, गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं है। कारण यह है कि एक तरफ जहां शिशु का दिया अनुपात को लेकर स्थिति के बारे में, दूसरे में दिया कि स्त्रियों की शिक्षा को वृद्धि को लेकर, दोनों अलग अलग है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न के आधार पे सोचना है, प्रश्न जिस तरीके से बोल रहा है उसी आधार पर सोचना। अब देखिए ये अलग की बात है, अभी आप लोग देख रहे हैं
कि कुछ जगहों पे इस तरीके से जो आए दिन जो है रेप वगैरह केसेस आप देख रहे हैं, ठीक है, महिलाओं को हे दृष्टि से आप देख रहे हैं, है ना, ये सब लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, इस तरीके की चीजें वहां पर कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें बदलाव उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा भी दी जा रही है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जा रहा है कि आप जाओ अपने तरीके से करो, ऐसे नहीं, उनको सजा भी दी जा रही है, उनको यस सर। सजा भी दी जा रही है ना। अरे सर प्रेजेंट में अब भी हो रहा है, बहुत हो रहा है। बिल्कुल, समस्याएं तो हो ही रही हैं मैडम, समस्याएं तो ज्यादा। है ना, उन समस्याएं तो हैं ही है। चलिए अब एक बार और सुनिए, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है किस समिति ने पंचायत राज्य के लिए 3 स्तरीय का सलाह दिया था। और मुझे तो मालूम है, आप सबको भी पता होगा, ये बात तो आप जानते होंगे, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, है कि नहीं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, स्वीकृति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ था, और राष्ट्रीय विकास परिषद जो प्रदान किया गया था वो डेट थी राष्ट्रीय विकास, देखो परीक्षा में ये भी सवाल आया हुआ है, प्रश्न बना था एक बार ये कि राष्ट्रीय विकास परिषद का परिषद को जो है परिषद को प्रदान कब किया गया था, जो है बलवंत राय मेहता समिति को। तो राष्ट्रीय विकास परिषद बेसिकली जब प्रदान किया गया था तो वो डेट थी 12 जनवरी जो युवा दिवस मनाते हो 1958 को प्रदान की गई थी। और इसी समिति के अंतर्गत त्रिस्तरीय रखा गया था, जो ग्राम पंचायत आप जानते हैं त्रिस्तरीय में, और एक आप जानते हैं पंचायत समिति, एक आप जानते हैं पंचायत समिति, और एक आप लोग जानते होंगे जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय परिषद क्या है, स्तरीय पार्ट के रूप में, त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में आप इसको जानते हैं। और ये पाठ जो आता है वो बलवंत राय समिति में ही आता है, बलवंत राय मेहता की समिति में आता है। बलवंत राय मेहता समिति कब स्थापित की गई, तो आप ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आता है सन 1957 में ही पंचायत व्यवस्था के अध्ययन के लिए बलवंत राय समिति के गठन किया गया था 1957 में, ठीक है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। त्रिस्तरीय के नाम से बड़ा फेमस है ये, और यही त्रिस्तरीय के रूप में जानी जाती है। आप एक बात और याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1959 में बेसिकली पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था जो नागौर जिले में लागू हुआ था, और वो राज्य था राजस्थान। ये बात ध्यान रखिएगा, जिसमें गांव, ब्लॉक, जिला स्तर के 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई, और ग्राम स्तरीय पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव की भी सिफारिश की गई थी। 1957 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये डेट आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, यहीं पर एक अनुच्छेद रिलेट कराता है, आपने नाम सुना होगा अनुच्छेद 40 के बारे में, जो कहता है कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाए, लेकिन ग्राम पंचायत के स्थगन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों को गठन को लेकर, तो वह अनुच्छेद आपको 40 दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन पहला ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 52, पंचायत यहाँ पे कहता है 52 में कि नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों के नगरीय केंद्रीय रोजगार सृजित हुए हैं, जिसका परिणाम निम्नलिखित में से हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगा कि देखिए यहाँ पे ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, देखो ग्रामीण से ग्रामीण नहीं होगा, ना ही नगरी से ग्रामीण होगा, ना ही नगरी से नगरी होगा। यहाँ आप लोगों ने बहुत सिंपल है। अब बताइए रोजगार के लिए अगर वो कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, रोजगार के परिप्रेक्ष्य में गांव के लोग क्या कर रहे हैं, नगर की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं। भाई अब कृषि पर उतना बल कहाँ दिया जा रहा है। नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रम में नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित करने के संबंध में इसी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण से नगर की ओर प्रवसन बढ़ रहा है। नगरों में अवसरों की उपलब्धता, अच्छे जीवन की तलाश के लिए ग्रामीण जन जो नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं, और जिसके कारण नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, गंदगी बस्तियां का निर्माण हो रहा है, बुनियादी सुविधाओं की कमी भी हो रही है, जो रिलेट करा रहा है ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही माना जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 52 भी आप सही तरीके से समझ गए होंगे, और ये बात करेक्ट भी है, इसमें गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताएं हैं, उम्मीद है कि आप ये भी जानते होंगे।
कृषि सामाजिक संरचना की विशेषता। अब विशेषता के आधार पे आपको इस सवाल को सत्य करना है, 53 नंबर का सवाल। अब मैं आपको कहूं कि देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि भूस्वामी और भूमिहीन मजदूर कृषि जो है सामाजिक संरचना की विशेषता में अभी हम लोगों ने कृषक समाज के बारे में मैंने आपको पीडीएफ भी दिया था, और ये यूनिट नंबर जो 6 है वो कृषक समाज से संबंधित भी है, कृषक समाज से, है ना। तो यह आपका स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा। कृषक समाज संरचना के अंतर्गत ये प्रक्रिया जो आती है उसमें समाजों की तरह उच्चता निम्नता में अत्यधिक भेद को जो है उसको मिटाना है। समाज नगरों और कस्बों के कुलीन वर्गों से भिन्न, यद्यपि उसके अनेक क्षेत्रों से जो प्रभावित है उसमें हमें बदलाव करने हैं। उन्हीं के संबंध में ये सवाल दिया गया है कि भू मालिक और उसके विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वालों के बीच में स्थापित जो संबंध है हम उसी को कृषक वर्ग की संरचना कहते हैं। उसी वर्ग को हम कृषक संरचना का वर्ग कहते हैं। तो कृषक सामाजिक संरचना जिसके पास जमीन है वह भूस्वामी होगा, ये बात करेक्ट है ना। और भूमिहीन मजदूर भी होगा, और भूमिहीन मजदूर भी होगा, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। जहां पे भूस्वामी होगा तो भूमिहीन मजदूर भी होगा, तभी तो वो उसके यहाँ जाके काम करेगा। ये इसकी एक प्रकार की विशेषता है पहले वाले का। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका, जिसे बी वाला ऑप्शन कट गया और डी वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका है। दूसरा कहता है भूस्वामी और व्यापारी, तीसरा कहता है किसान और ग्राम साहूकार। देखिए भूस्वामी तो है, बात करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, व्यापारी नहीं है। हाँ, तो वहां पे व्यापारी नहीं होगा। यहाँ बेसिकली अगर हम बात करें किसान के साथ साथ सामाजिक संरचना में साहूकार होते हैं, जो किसानों के ऋण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं वो? ऋण प्रदान करते हैं। देखिए जिनके एक तरफ देखिए भूमि है, जो भूमि स्वामी है, और जिनके पास खेती नहीं है, दूसरे के पास खेती करते हैं, वो भूमिहीन मजदूर होते हैं। ये है किसान है, ग्राम साहूकार है। ग्राम साहूकार का मतलब होता है सामाजिक संरचना में कि किसानों को क्या करते हैं, वो ऋण देते हैं साहूकार वाले। तो ये बात भी करेक्ट है, जिसके बदले में वो ब्याज लेते हैं। वहीं किसान फसल क्या करते हैं, साझेदार। यानी एक तरफ आप ये भी कह सकते हो कि फसल में होने वाले उत्पादन का हिस्सा भी माना जाएगा। तो एक प्रकार से किसान और फसल साझेदार भी होते हैं। तो मैं कहूंगा कि पहला और तीसरा और चौथा लगाइए, और उस हिसाब से देखोगे तो थर्ड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल दूसरे को एलिमेंट करना था यहाँ पे, है ना। तो ये भी प्रश्न आसान है। प्रश्न को केवल पढ़िए, समझिए और समझ को लगाइए, है ना। कोई ये नहीं है कि आपको जो चीजें किताब पीडीएफ में मिले वही चीजें प्रश्न आए। हाँ, उसके आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उसके बेस पे प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 54 क्या है, भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ, कारण क्या था भाई, क्यों असफल हुआ? भारत में अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ तो क्यों हुआ, बता सकते हो आप? बताइए। नहीं बता सकते हैं? अरे भाई बहुत आसान सा सवाल है। भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ क्योंकि आंशिक भूमि में सुधार किए हुए थे। आंशिक भूमि सुधार किए गए हैं, इसलिए ये एक प्रकार से असफल का पार्ट है। मैं आपको बता दूं, कृषक असंतोष आर्थिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसका निराकरण आर्थिक समस्याओं के समाधान से ही हो सकता है। भारत में कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, लेकिन इसका लाभ 3 से 4% जो है बड़े कृषकों को ही मिल पाया, ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाया था। तो आर्थिक असमानता बढ़ गई। इसके लिए प्रयत्न किए गए कि भूमि सुधार कानून आए, चकबंदी आए, हथबंदी आए, बड़ी जोतों की सीमित करना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति इत्यादि क्रांति आप लोगों ने सुना होगा नाम, जिसका प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक ही रहा है। तो भारत में जो किसान आंदोलन असफल हुआ है वो आंशिक भूमि सुधार किए गए थे उसके संबंध में हुआ है, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट मान लिया जाएगा। डी ऑप्शन आपका सत्य जाएगा, यानी 4 ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आधुनिक भारत में पंचायतों को निम्नलिखित रूप में क्या किया गया, विश्लेषित किया गया है। प्रश्न यह है, आधुनिक भारत में पंचायतों को, यह सवाल है। तो देखिए तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी, पहले एक बार सुन लीजिए फिर मैं बताता हूं अभी आपको। यह स्टेटमेंट आपको एक परिप्रेक्ष्य से अगर मैं बात करता हूं तो ये करेक्ट है।
तृणमूल, है ना। यहां अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से किसको लेकर, तृणमूल को लेकर, है ना। और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी आपका सत्य माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर जो है दूसरे पर, कहता है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को लेकर, ये भी करेक्ट है आधुनिक में। स्त्रियों को सशक्तिकरण को लेकर, ये भी सत्य है आपका। नौकरशाही नियंत्रण को लेकर, ये भी सत्य है आपका। यहां करेक्ट जो ऑप्शन है वो सारे आपके यहाँ पे सत्य माने जाएंगे। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे बन रहा है, तृणमूल स्तर। आप जानते हैं तृणमूल स्तर क्या होता है? स्तर सर जमीनी स्तर पे, बेसिक बात स्तर तो पे। तृण से संबंधित हो या तृणमूल, जी बिल्कुल। देखिए यहां अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जैसे इन्होंने तृणमूल स्तर के बारे में पूछा, तो इसका जो तात्पर्य या जो मीनिंग बनता है, सीधा सीधा सा अर्थ बनता है तृणमूल में कि किसी क्रिया को लेकर, एक बेसिक चीज को लेकर, एक बुनियादी चीजों को लेकर शुरुआत करने के परिप्रेक्ष्य में उसको तृणमूल कहते हैं। एक बेसिक, एक बुनियादी, है ना। तो तिनका और मूल, तृण का मतलब होता है तिनका और मूल का अर्थ जो होता है जड़ होता है। यानी तिनके की जड़ और तिनके की जड़ के साथ ग्रास रूट, ग्रास रूट मतलब होता है घास के स्तर से, जमीनी स्तर से लोगों को क्या कर देनी है, एक प्रकार से भागीदारी के रूप में जोड़ देना है। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण और नौकरशाही नियंत्रण इत्यादि चीजों को लेकर बात करते हैं, तो आज के समय में पंचायतों को लेकर इस रूपों में विश्लेषित किया जा सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर आपका जो 4 होगा, यहां पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। तो यहां जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती व्यवस्था के रूप में अगर हम बात करेंगे, 73वां 74वां संविधान संशोधन जो पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित था, जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण, साधारणता, लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भरता, आरक्षण और नौकरशाही नियंत्रण के उपबंध किए गए थे। वहीं आधुनिक भारत में पंचायतों को आत्मनिर्भरता के बनाने में रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक अपनी अहम भूमिका निभाई। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत के गांवों को लघु गणराज्य कहा था। रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या बोला था, जो लिटिल कम्युनिटी थी उसी को अंतर्गत भारत के जब गांव का अध्ययन किया तो उसको क्या बोला, लघु गणराज्य बोला था। और लघु गणराज्य बोला तो उसने कहा कि भैया आत्मनिर्भर इकाई है, इसलिए लघु गणराज्य है ना, लघु गणराज्य। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें तृणमूल, जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी भी रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो जाएगा, सॉरी जो बी जाएगा ऑप्शन, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कार्यस्थल व्यवहार के मानव संबंध उपागम के बारे में नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर का चयन करना है आपको, है ना, सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन आपसे क्या कहता है कि यह उन उपागम के विरुद्ध है जो कार्यक्रमों के व्यवहार को भौतिक संबंध में व्याख्या करने के लिए व्यक्तिपरक और अत्यधिक युक्तिपरक पर जोर देता है। देखिए कार्य स्थल पर व्यवहार के संबंध के उपागम के बारे में जो कथन है, ये कथन बेसिकली एक विद्वान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है एल्टन मेयो। क्या नाम है, एल्टन मेयो। ध्यान समझिए, ये कॉन्सेप्ट है कि कार्यस्थल व्यवहार के मानव संबंध का उपागम, ये एल्टन मेयो का है। इसने हार्थोन प्रयोग के परिणाम स्वरूप यह सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि मनोवैज्ञानिक उपागम को मानव संबंध उपागम भी हम कह सकते हैं। यह संगठन व्यक्तियों का अपना समूह होता है जिसमें व्यक्ति परस्पर संबंधित होता है और प्रत्येक का व्यवहार सामान्य लक्ष्य पर क्या करता है, बल देता है। जब किसी व्यक्ति लंबे समय तक मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उनमें भावनात्मक संबंध विकसित हो जाता है। बात करेक्ट है, इन्होंने कहा भाई कार्यस्थल पर जो मानव का संबंध है, अगर आप काफी लंबे समय तक एक साथ मिलकर काम करोगे तो आप उसके भावनात्मकता की तरफ जुड़ जाते हो। आप अगर कहीं कहीं नया जॉब करते हो तो एक समय ऐसा आता है, अगर 1-1.5 साल हो जाता है तो आप उनसे भावनात्मक तरीके से लगाव रख लेते हो, आप सभी लोग। तो यह स्टेटमेंट कहा कि भाई भौतिक संबंध व्याख्या करने में व्यक्तिपरकता पर अत्यधिक बल देता है, तो जाहिर सी बात है जो भावनात्मकता चीज आती है वो रिलेट हो जाती है, तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। या उद्योग और अनौपचारिक समूहों पर महत्व बल देता है। देखिए ये पॉइंट सेकंड वाला अगर हम बात करें तो ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि उद्योग में अनौपचारिक समूहों के महत्व पर भी बल देता है।
और इसमें फैक्ट्री को सामाजिक व्यवस्था तथा कर्मकार के सामाजिक आदमी मान का एक मॉडल की शुरुआत भी किया था। हाँ, बात करेक्ट है। मनोवैज्ञानिक उपागम को मानव संबंध उपागम कहा गया, तो इसलिए आप इसे बोल सकते हो कि यह सामाजिक आदमी मानकर एक मॉडल के रूप में उपस्थित है, और ये भी करेक्ट है। या औद्योगिक पुरुष और मानव को एक युक्ति मूल और आर्थिक मानव विकास की समझौता है। नहीं, औद्योगिक पुरुष और मानव के लिए युक्ति युक्त में कहिए कि आर्थिक मानव समझौता, ये गलत है। कार्यस्थल पर कोई जरूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर पुरुष को ही रिप्रेजेंट कर दे, इसलिए गलत हो गया ये। और यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि साथ साथ अगर रिलेट करा देता बच्चों को भी, महिलाओं को भी, और भी लोगों चीजों को, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो गया। पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा आपको देखना है। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट जवाब। 57 में कार्ल मार्क्स ने एक अकॉर्डिंग कहा गया कि जो सत्व स्तरण अथवा आप कह लीजिए एली और नेशन किस कारण कारित होता है, किसके वजह से होता है। और श्रम विभाजन भी है, निजी संपत्ति की प्रथा भी है, वाणिज्य संबंधों का कैश जो है नेकलेस है, जिसको हम नकदी अंतर संबंध भी कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है अगर हम बात करें अलेशंस मतलब स्वतंत्र अंतरण, श्रम विभाजन, निजी संपत्ति की प्रथा, वाणिज्य संबंधों का जिसको हम कैश नेक्सस या नकदी अंतर संबंध का कारण कारित करता है। और यहां सारे करेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें से एक ही काम को बार बार करने का कारण जो होता है उसकी सृजनशीलता की कमी आती जाती है, और वह अलगाव से भर जाता है। और वही निजी संपत्ति की प्रथा के कारण बुजुर्गवा और सर्वहारा वर्ग की स्थिति का अंतर आ जाता है। तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, और वहीं गरीब दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। यही प्रक्रिया इसके अंतर्गत आ जाती है। और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग स्वतंत्र अंतरण जो होता है, यह एक प्रकार से कारण जो है तीनों दर्शा सकता है। और ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सत्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्ष 1956 के दौरान सरकार और श्रम संघों और भारत की नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के निर्मित स्टडी ग्रुप ने प्रबंध में कर्मकारों के सहभागिता के अनुभव का अध्ययन करने के लिए किन देशों का दौरा किया था? 1956 की बात है ये। और उस समय सरकार, श्रम संघ और भारत से नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के लिए एक नियमित स्टडी ग्रुप बनाए गए, उसमें मैनेजमेंट किया गया और कहा गया कि कर्मकारों की सहभागिता के अनुभव का अध्ययन। 56 में देखिए, अगर मैं जिक्र करूं ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, यूके, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी और यूगोलेशिया, अगर हम बात करें यूगोस्लाविया शब्द भी रिप्रेजेंट होता है। और मैं यहां पे आपसे कहूंगा कि ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इन्होंने इन देशों का दौरा किया था। प्रतिनिधियों निर्मित स्टडी ग्रुप के प्रबंधन कर्मकारियों के सहभागिता का अनुभव का अध्ययन करते हेतु प्रतिनिधित्व जो मंडल थे, उनमें से एक यूके आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, बेल्जियम आ जाएगा, पश्चिम जर्मनी आ जाएगी, और यूगोस्लाविया शब्द भी आ जाता है, ये भी देश आ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे 1956 में सरकार ने दौरा किया था। भारत के प्रबंधन कर्मकारों की सहभागिता का मॉडल एक शुरुआत किया गया, एक मॉडल शुरुआत किया गया था। भारत के प्रबंधन के कर्मकारों की सहभागिता का संयुक्त परामर्श मॉडल जो कार्य कर रहा था, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो संयुक्त परामर्श के दौरान सहभागिता बनी रही थी, और इसी आपसी सहमति के कार्य ही या सहमति से कार्य किया गया, और यह मॉडल भारत के प्रबंध को नियंत्रित करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो आपका शब्द रिलेट होगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, संयुक्त परामर्श। संयुक्त परामर्श के द्वारा ही सहभागिता बनी रहती है, और भारत में प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता का संयुक्त परामर्श मॉडल कार्य कर रहा है आज वर्तमान में भी, और यही आपका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। एक शब्द है सेवा। सेवा को हम लोग SEWA भी कहते हैं, सेवा। इसके बारे में हमें बताना है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। सेवा, ठीक है, सेवा, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। डी गलत है सर। ओके, डी गलत बता रहे हैं आप, ठीक है।
सेवा कार्यक्रम कहाँ तक सीमित है? सर एमपी में भी है ये। ओके, पूरे यानी भारत में सर, पूरे भारत में सर। पूरे भारत में आप कह सकते हो। ओके, तो जैसे इन्होंने कहा अभी सेवा के संबंध में, या एक स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से जो है ये चीजें हमारे सामने उभर के आती है। भारत सरकार ने युवा मामले को खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो या +2 बोर्ड स्तर के स्कूल की 11वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं युवाओं, उनके लिए महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी संस्थान स्नातक स्नातकोत्तर इत्यादि के बारे में सरकार ने सामुदायिक सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है। आप लोगों ने अगर रेगुलर ग्राफ पढ़ा होगा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय उसमें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो वहां पर वो लोग साफ सफाई भी करवाते हैं, कम्युनिटी वगैरह में ले जाते हैं और वहां पे जो है साफ सफाई, और भी ऐसा नहीं कि जब कोई साफ सफाई वाला ही कार्य हो, मतलब उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। और भी जगहों पे जो है चीजें होती जो जब जो लोगों ने रेगुलर पढ़ा होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं। यस सर, करवाते हैं, और नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रकार से जागरूकता जैसे कार्यक्रम को चलाते हैं। तो यह असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं के कर्मकारों को संगठित करना, या 3 आंदोलन जैसे श्रम सहकारिता और विकास संयोजन करना, और यह बहुत से महिला सहकारी संघों का संगठित करना, यह एक प्रकार का सेवा के बारे में है। लेकिन प्रश्न गलत है, या केवल अहमदाबाद तक सीमित है, तो ये गलत है। हाँ सर, ये ईलाबेन का जो असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए काम करती थी, ये उनकी सेवा संस्थान की बात कर रहा है सर। देखिए, ये कोई पर्टिकुलर संस्था नहीं है, है ना। आपको मैं बताऊं, जैसे आपने नेशनल सर्विस स्कीम का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय सेवा योजना, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है ना। तो एक योजना है, और जो स्वैच्छिक सामुदायिक सेवाओं के माध्यम से छात्र युवाओं को व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करता है। योजना के प्राथमिक उद्देश्य से ही इसको किया गया। सेवा के माध्यम से शिक्षा और एनएसएस का उद्देश्य जो विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि विश्वविद्यालय में ये शुरू किया गया हो, और भी जगहों पे है ये, और भी चीजों पर है ये, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा ये सेवा एक स्कीम है। सर, ये वो उसका नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ये ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन है, ESEWA सेवा, जो ईलाबेन का है, जिनका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। ये असंगठित क्षेत्र की मैं महिलाओं समझ गया, मैं बात समझ गया, मैं समझ गया कि ये बेसिकली जब इसकी स्थापना, वही आप सुनो तो बात को, ये बेसिकली सेवा जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन है, जिसको आप जन सेवा भी कहते हो, जिसको आप जन सेवा के रूप में जानते हो। और इला भट्ट ने 1972 में इसकी जो है एक प्रकार से इसको ऑर्गेनाइज किया था, है ना। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात किया कि भाई असंगठित क्षेत्रों में जो महिला कर्मकार हैं उनको संगठित किया जाए। उनमें 3 आंदोलन बताए इन्होंने, श्रम सहकारिता और विकास का, मतलब उनमें इनको जो है डेवलप किया जाए। उसमें इन्होंने महिला सहकारी संघों के अंतर्गत जो है संगठित किया, इन चीजों को प्रस्तुत किया गया था, है ना। इन चीजों को इसके अंतर्गत जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि श्रमिक के अंतर्गत, महिलाओं के श्रमिकता के अंतर्गत, यानी स्वरोजगार महिला संघ के अंतर्गत, ठीक है, ये चीजें बताई गई। और भारतीय भाषाओं में सेवा जो है, अहमदाबाद भारत में स्थित एक ट्रेड यूनियन है जो कम आय वाली है, जो स्वतंत्र रूप से नियोजित महिला श्रमिकों के और अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो अहमदाबाद में भारत में स्थित एक ट्रेड यूनियन के रूप में जाना गया है, ये करेक्ट होगा। ये कहिए कि केवल ये अहमदाबाद तक ही सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा। ये अहमदाबाद भारत में स्थित एक ट्रेड यूनियन है जो कम आय वाली है ना। भारत के 8 राज्यों में लगभग 20 लाख कर्मचारियों एवं रोजगार महिला संघ के सदस्य हैं, और रोजगार महिलाओं को उन महिलाओं के रूप में परिभाषित करता है जिनके पास एक निश्चित नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है। वह अनौपचारिक तरीके से भी एक प्रकार से बताता है, ठीक है। इला भट्ट इसके संस्थापक हैं और भारत के अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब जो जाएगा, और वह ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा, ये गलत है। 1972 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना की गई थी सेवा की। सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है? सामाजिक विकास के जो सूचक हैं वो कौन सा नहीं है, ये सवाल आपको पता है, मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं।
कौन सा नहीं है पूछा सवाल में। देखिए स्वास्थ्य में वृद्धि की बात करेंगे तो है, और जीवन यापन की गुणवत्ता की बात करेंगे जीवन प्रत्याशा यानी है, शिक्षा की वृद्धि की बात करेंगे तो यानी है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करेंगे तो सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य से नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 होगा। सामाजिक विकास सूचक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती है, नहीं सर, ये नहीं है ना। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सर। डी होगा। स्वास्थ्य में वृद्धि, जीवन यापन में और शिक्षा में वृद्धि, ये तीनों है। ठीक है, तो स्वास्थ्य में वृद्धि, जीवन यापन गुणवत्ता, शिक्षा में वृद्धि सामाजिक विकास का सूचक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि जो है आर्थिक विकास का सूचक है। किसका है ये? आर्थिक विकास का है। यस सर। इसलिए सामाजिक का नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास है। ठीक है, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो 1980 में चालू किए गए थे, तृतीय विश्व युद्ध देशों में बलात् चालू किए गए थे, जिनके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? जिनके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो है 1980 में चलाया गया था, 1980 में, है ना। और तृतीय विश्व युद्ध में बलात् चालू किए गए, जिसके पीछे का उद्देश्य है कि ऋण वसूल करना, भाई भतीजावाद रोकना और भ्रष्टाचार समाप्त करना। ये सभी होंगे, है ना। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऋण वसूल करना तो होगा, भ्रष्टाचार समाप्त करना भी होगा, तो जाहिर सी बात है भाई भतीजावाद को भी रोकना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास के मिश्रित मॉडल अपनाया, परंतु एलपीजी नीति अपनाने के लिए बाध्य किया गया था। भारत में जो है किस वर्ष एलपीजी नीति को आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में अपनाया गया था भारत में? देखिए ये एक प्रकार से 1990 और 1991, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी 1990-91 वित्तीय वर्ष को अपनाया गया। एल का मतलब होता है, एल का मतलब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो लिबराइजेशन, जी लिबराइजेशन एल का मतलब हो जाता है। अर्थात आप इसी को क्या बोलते हो? उदारीकरण बोलते हो। एक होता है पी का जो अर्थ बनता है वो प्राइवेटाइजेशन बनता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब अर्थात निजीकरण। और उसके बाद आपका बनता है जी, यानी ग्लोबलाइजेशन। इसका अर्थ बनता है वैश्वीकरण। तो भारत में इसे लाइसेंस राज से मुक्ति मिल गई। भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था मानी जाती है, अब विश्व का एक वैश्विक गांव भी बन गया है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 1990 लगाइएगा, 1990-91 में आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। या किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवाद विकास का पद ही गढ़ा है ना। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में भी गढ़ा है? ए आर देसाई का विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। ए आर देसाई की किताब आई थी, उस किताब का क्या नाम था? उस किताब का नाम था भारतीय राष्ट्रवाद। ठीक है, कि सामाजिक पृष्ठभूमि में इन्होंने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और मार्क्सवाद के आधार पर ही राष्ट्रीय आंदोलन किया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास के अध्ययन का उल्लेख किया। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होगा समाज में सामाजिक अशांतियां भी आएंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट यहां पर हो जाएगा, है ना। 65 विकास का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विकसित तथा विकासशील देशों के बीच में संबंधों को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से किसने विकास का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी प्रतिपादित किया था? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी प्रतिपादित किया था वह आता है वॉलरस्टीन्स का नाम। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास का जो वर्ल्ड सिस्टम है
जो विकास का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, विकसित और विकासशील देशों की के बीच संबंधों को स्पष्ट करती है। वालरस्टीन्स ने विकास की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी प्रतिपादित किया और यह सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पर विशेष बल दे रहा था। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ना, ये बेसिकली किस पर आधारित था? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पे था। ये आई कब थी? तो 1970 में आई थी ये थ्योरी, 1970 में आई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एस्से ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन नामक एक पुस्तक है, और इस किताब के जो लेखक हैं, एस्से ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक टी माल्थस हैं। पॉपुलेशन लिखा हुआ है तो जवाब क्या जाता है? टी माल्थस का नाम जाता है। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि की ज्यामितीय सिद्धांत दिया है। क्या कौन सा सिद्धांत दिया है? ज्यामितीय सिद्धांत दिया है। ज्यामितीय सिद्धांत इन्होंने पिरामिड के माध्यम से दर्शाया। नीचे जनसंख्या में वृद्धि होती है और जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर जाते हैं जनसंख्या वृद्धि में कमी आती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन के लिए सामाजिक कोशिका, अच्छा हाँ हाँ, टी ऑप्शन, हाँ सी ऑप्शन, टी माल्थस। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा कि जनसंख्या का अध्ययन करने वाले सामाजिक कोशिका यानी सोशल को जो है कैपिलरिटी की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? देखिए लुइस ड्यूमा का अगर हम बात करते हैं, लुइस ड्यूमा, यहाँ पे डी ड्यूमो लिखा हुआ है। तो लुइस डिमोंट ने फ्रांस में भारत के विशेषज्ञ कहे जाते हैं, फ्रांस में भारत के विशेषज्ञ कहे जाते हैं। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका, जिसको सोशल कैपिलरिटी कहते हैं आप, उसकी अवधारणा का उपयोग जो है डिमोंट ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रजनन शक्ति के निर्धारक में किसने विस्तार की जनसंख्या की है? और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका किंग्सले डेविस का नाम और जूडियथ ब्लैक का नाम। प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की किंग्सले डेविस और जूडियथ ब्लैक ने विस्तार से व्याख्या किया और कहा कि प्राणियों की निम्नतम श्रेणी में जीवाणु तथा निर्धारकों या उसके निर्धड़ों के अंतर्गत जो है उसका समावेश किया जाएगा। तो निर्धारकों को इन्होंने जो है उसके अंतर्गत जीवाणुओं को समावेश किया। इसलिए ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं प्रजनन शक्ति के निर्धारक में, तो विस्तार ऑप्शन नंबर आपका बी आता है। क्या जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं से संबंधित है? इनमें से ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं को रिलेट कर रहे होते हैं, है ना? तो मैं आपसे कहूंगा कि मृत्यु दर और प्रवसन आप मेंशन करिएगा, दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना? तो मृत्यु दर प्रवसन की जनसांख्यिकीय प्रक्रिया को शामिल करता है क्योंकि जनसांख्यिकीय संरचना का व्यापक रूप प्रभावित होता है ना? तो बोथ ने एक बात कही थी कि जनसांख्यिकी में हम जनसंख्या का आकार, घटक और उसकी क्षेत्रीय वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह दर और गतिशीलता को शामिल करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मृत्यु दर और प्रजनन आप यहां पर नोट कर लीजिए क्योंकि यही चीज इसको रिलेट कराती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। चलिए आज के लिए इतना रखिए। ये जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए ना, ये मैं कल करवा दूंगा, कल करवा के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। ओके सर।